अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। 19 अक्टूबर को एक पेपर कंडक्ट हुआ है असिस्टेंट का। ये क्लब पेपर था, एक से ज्यादा सीटों के लिए था और वन पेपर की कैटेगरी में फॉल करता है। वन पेपर मतलब 10 सब्जेक्ट्स में से आने वाला पेपर, एक ऐसा पेपर जिसमें 10 सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है। उन 10 सब्जेक्ट्स में शामिल हैं इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स। ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जो वन पेपर का हिस्सा हैं और वन पेपर की बेस पर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स आती हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं जिनमें ये वन पेपर फॉल करता है। फायदा आपको ये होता है कि आप एक दफा इसकी तैयारी करते हैं तो आपको दूसरी दफा नई सीट की तैयारी करने के लिए 90% चीजें पुरानी रिवाइज करनी होती हैं, 10% न्यू ऐड करनी होती हैं। तो इस तरीके से आप एक बहुत बड़ी जॉब क्लब का हिस्सा बन जाते हैं कि जिसमें नई नई सीटें आती रहती हैं और आप ऑलरेडी उसके लिए तैयार होते हैं। आपको इंतजार नहीं करना पड़ता कि एक साल बाद आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट सीटें आएंगी। तो इसी एक कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए वन पेपर की कैंडिडेट तैयारी करते हैं। ये हम पेपर सारा एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। पीपीएससी का पेपर चूंकि आउट नहीं होता तो स्टूडेंट्स की तरफ से जिस लैंग्वेज में, जिस डिक्शन में हमारे पास क्वेश्चंस पहुंचते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम वेरीफाई करने के बाद आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। कोई एक आध क्वेश्चन ज्यादा ही होगा, कोई एक आध उसकी जगह स्किप भी हो सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस कर दिए जाएंगे। पेपर डिस्कशन से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये पेपर होने के बाद 19 अक्टूबर को एक तो ये पेपर हुआ है, एक सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी काफी सारे पेपर्स हैं जो रहते हैं। तो अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से न्यू सेशन शुरू होने जा रहा है। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0333260545 या फिर आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0342447091। या अगर मैं आप लोगों के लिए मजीद आसान बना दूं तो कुछ इस तरीके से है कि जितनी भी न्यू जॉब्स आती हैं, जब भी उनके पेपर कंडक्ट होने होते हैं, पेपर कंडक्ट होने के बाद उनके हलशुदा पेपर और एक्सपेक्टेड मेरिट, हर तरह की इंफॉर्मेशन के लिए एमके प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं और उसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं और यहां से आपको एक तो करेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे, दूसरा आपको ये चीज मिल जाएगी कि एक क्वेश्चन के आंसर को जज कैसे करना होता है और जब भी आप कुछ एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को आपने किस तरीके से ढूंढना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर प्लानिंग टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। तो ये स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन है कि स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं अपनी प्लानिंग के लिए जब हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन हिस्ट्री के पोर्शन से है, जीके के पोर्शन से। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैग्ना कार्टा साइंड। तो ये साल है 1215 और इसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, अगरचे ये फेल हो गया था लेकिन फिर भी ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। और ये साइन किया था इंग्लैंड के किंग जॉन ने। जितने भी रेबिलियस लैंडलॉर्ड्स थे उनके साथ इसे साइन किया था, लेकिन ये जल्दी फेल हो गया था और उसके बाद दोबारा से फिर एक जंग हुई थी। लेकिन एक चार्टर का आगाज हो गया, इसे ग्रेट चार्टर पढ़ेंगे। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, मैग्ना कार्टा इंग्लिश में आएगा तो ग्रेट चार्टर इसका मतलब बन जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस साल आया, ये भी पूछा जा सकता है ये किसने दिया, ये पूछा जा सकता है किस मुल्क के बादशाह ने ये दिया, या फिर ये किस लैंग्वेज का वर्ड है और इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी एक क्वेश्चन से बन सकते हैं। नेक्स्ट है, विच वॉर वाज एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से दो बड़ी जंगें खत्म हुई थी, एक 30 इयर्स वॉर, एक 80 इयर्स वॉर, और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। बेसिकली ये यूरोप की ट्रीटी है और डच और स्पेन के दरमियान कुछ तनाज़ात थे, वो भी इसी ट्रीटी के तहत सॉल्व किए गए। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज साइंड द ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज। तो ये ट्रीटी साइन की थी जर्मनी ने और अलाइड फोर्सेस ने। बेसिकली जर्मनी को दबा लिया गया था, जर्मनी ये जंग हार गया था। तो जब जर्मनी जंग हार गया तो उसके बाद ये मुआहदा हुआ। इस मुआहदे में जर्मनी ने शमूलियत तो इख्तियार नहीं की लेकिन फाइनली इसको साइन करना पड़ा क्योंकि अलाइड फोर्सेस ने अपनी मर्जी की शरायत रखने के बाद ये साइन करवाया था जर्मनी से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन बाय द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में जो सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है वो विक्टोरिया क्रॉस है। जिस तरह पाकिस्तान में निशान हैदर है तो यहाँ पे विक्टोरिया क्रॉस है। कहा जाता है कि जो विक्टोरिया क्रॉस है इसमें वही ब्रॉन्ज यूज किया जाता है जो कि रशियन टैंक्स जो कि छीने गए थे जंग में शिकस्त के बाद, रशिया को शिकस्त देने के बाद, तो उसी ब्रॉन्ज से ये विक्टोरिया क्रॉस बनाया जाता है। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड स्काउट ऑर्गेनाइजेशन इन 1908।
अब पहला क्वेश्चन तो यहीं से निकल आया कि 1908 में ये तंजीम बनी। फिर किसने बनाई? लॉर्ड बैडन पॉवेल ने। अब ये एक इंग्लिश कमांडर थे, ब्रिटानिया का एक आइलैंड है ब्राउन सी आइलैंड। तो ब्राउन सी आइलैंड पे ये इन्होंने स्टे किया था 1907 में। इनके साथ 20 लड़के और थे। तो उस स्टे के दौरान इन्हें ये स्काउटिंग का आइडिया आया। इन्होंने एक बुक लिखी स्काउटिंग फॉर बॉयज। वो बुक पूरी दुनिया में मशहूर होगी और एक तहरीक पकड़ ली उसने। और ये बात पूरी दुनिया को पसंद आई कि इस तरह का भी एक इनिशिएटिव हो सकता है लड़कों के लिए। तो स्पेशली स्टूडेंट्स को लेकर ये डिजाइन किया गया वर्ल्ड स्काउट ऑर्गेनाइजेशन, और तब से अब तक ये चल रही है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डिड द बोल्शेविक रेवोल्यूशन स्टार्ट? बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है ये स्टार्ट हुई रशिया में। अब जो रशिया है, पहले ये सोवियत यूनियन था। तो रशिया से सोवियत यूनियन बना, सोवियत यूनियन से वापस रशिया बना। तो 1917 में दो रेवोल्यूशन हुई यहाँ पर, एक फरवरी रेवोल्यूशन और एक अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन है इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और इसमें बोल्शेविक पार्टी ने हिस्सा लिया और इन्होंने जो ब्रिटानिया की रशिया की जो हुकूमत थी उसको खत्म करके बाकायदा सोवियत यूनियन का आगाज किया। नेक्स्ट है, व्हाट डिड जमाल अब्दुल नासिर? जमाल अब्दुल नासिर बड़े मशहूर लीडर हैं मिस्र के। इन्होंने सुएज कैनाल की जो क्राइसिस है 1956, इसमें इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सुएज कैनाल को नेशनलाइज किया था, क्योंकि सुएज कैनाल जो है उस पर उसके टैक्सेस पर और सारी चीजों पर जो हक जता रहे थे, पहले अलाइड फोर्सेस जता रही थी, फिर पूरी दुनिया के लिए इसे टोल फ्री करने की बात हुई। लेकिन जमाल अब्दुल नासिर ने इसको नेशनलाइज कर दिया कि इससे जितनी भी टोल की इनकम होती है वो मिस्र को मिलनी चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद हमला किया इन क्राइसिस के नतीजे में इंग्लैंड ने, फ्रांस ने और इसराइल ने मिलकर, क्योंकि उन तीनों के मफादात सबसे ज्यादा यहाँ पर थे। इसराइल को कहीं ना कहीं लगता था कि वो गैर महफूज हो जाएंगे इस तरह के इकदाम से, जमाल अब्दुल नासिर को ताकतवर नहीं होना चाहिए। तो खैर उन्होंने यहाँ पर हमला किया और ट्राई पैट्रियट पार्टी बनके उन्होंने जब हमला किया तो ये उन्होंने वापस इसको रिवर्स कर दिया इस प्रोसेस को। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिंगापुर? सिंगापुर के फादर कहा जाता है ली क्वान यू। ये वहां के पहले प्राइम मिनिस्टर थे 1959 से लेकर 1990 तक। तो इतनी लंबी इन्होंने हुकूमत की और अपनी इस हुकूमत के दौरान इन्होंने सिंगापुर को बेहतरीन वे में डेवलप कर दिया। आज सिंगापुर का शुमार दुनिया के टॉप 5 मोस्ट डेवलप्ड रीजन्स में होता है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डिड द यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेट स्टोनहेंज एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 1986 की बात है। 1986 में इंग्लैंड में मौजूद स्टोनहेंज जो साइट है उसको यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल और उसके अलावा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। तो ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो लोकेटेड? नेटो के जो हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में है। पहले इनकी पुरानी बिल्डिंग भी ब्रसेल्स में थी, नई 2018 में जो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनी है वो भी ब्रसेल्स में ही है, बेल्जियम में है। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज? ओआईसी का क्याम अमल में लाया गया था जब मस्जिद अक्सा में आर्सन का वाकया हुआ, आतिशज़दगी का वाकया हुआ। तो मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एक तंजीम बनाई गई। अगरचे आज तक मुसलमानों के किसी भी मकसद का तहफ़्फ़ुज़ इन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके 57 मेंबर हैं और ये एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिविजन्स डज पंजाब प्रोविंस हैव? तो पंजाब के टोटल 10 जो हैं वो डिविजन्स हैं। इन विच कंट्रीज कचनाई सर माउंटेन लोकेटेड? ये पाकिस्तान में है, चित्राल में है। तो कचनाई सर माउंटेन पाकिस्तान का हिस्सा है। विच रिवर इज होम टू ब्लाइंड डॉल्फिन? ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन इसका पूरा नाम है और ये इंडस रिवर में है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ मोटरवे बिटवीन मुल्तान एंड सक्खर? मुल्तान और सक्खर के दरमियान M5 मोटरवे है और जो सक्खर से हैदराबाद मोटरवे M6 जिसे हम कहते हैं वो सी पैक का हिस्सा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। नेक्स्ट है, विच सिटीज डज द ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट? ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट करती है रावलपिंडी को कराची को रावलपिंडी के साथ, और ये वाया इसमें यूज होगा लाहौर का। इन विच कंट्री इज द एकोना डेजर्ट लोकेटेड? एकोना डेजर्ट प्रॉपरली डेजर्ट कह लें या फिर ये साल्ट ड्यून्स हैं, बैरल लैंड्स हैं, तो ये इटली में है। विच कंट्री इज होम टू अस्फर लेक? अस्फर लेक जिसे येलो लेक भी कहते हैं, ये सऊदी अरेबिया में है। सीजनल लेक है, सीजन के सीजन इसमें पानी आता है। दुनिया की सबसे गहरी झील बेकाल है, लेक बेकाल कहते हैं, रशिया में है। रशिया के कौन से हिस्से में है? साइबेरिया में है।
नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ काजकिस्तान। काजकिस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, मुस्लिम ममालिक में सबसे बड़ा, रकबे के एतबार से बड़ा मुसलमान जो मुल्क है वो काजकिस्तान है। अब यहाँ पर एक चीज इंडिकेट करते हैं कि जब आप एमसीक्यूज की किताबों से तैयारी करते हैं तो आपको वहां पे रकबे के एतबार से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क सूडान मिल सकता है, लेकिन अब हालात जैसे जैसे वक्त के साथ तब्दील होते हैं तो चीजें अपडेट करनी होती हैं। तो अब सूडान नहीं है, क्योंकि सूडान जो है वो डिवाइड हो गया था, तो अब ये काजकिस्तान है सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क रकबे के एतबार से, और सोवियत यूनियन से ये अलग हुआ था। सेंट्रल एशिया के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। आस्ताना इसके कैपिटल का नाम है। आस्ताना का नाम पहले आस्ताना ही था, फिर चेंज करके नूर सुल्तान किया गया, वापस आस्ताना है। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है। माजी में ऑकलैंड होता था लेकिन अभी वेलिंगटन है। कौन सा मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस के लिए फेमस है? आतिशफशा पहाड़ों के लिए मशहूर है, जो जलजलों का भी सबब बनते हैं और वहां से आतिशफशा भी फूटता है, लावा फूटता है। तो इंडोनेशिया फेमस है। इंडोनेशिया एक्चुअली मौजूद है इक्वेटर पर, और ट्रॉपिकल रीजन इसके अंदर ज्यादा है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। इंडोनेशिया किसी एक खुशकी के टुकड़े का नाम नहीं है, बेशुमार जजायर है इसमें, तो ये वोल्केनोस के लिए फेमस है। द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड। अच्छा, ये जो वाटर वेपर्स हैं ये एक्चुअली लिक्विड फेज में तो हम नहीं कहेंगे, ये बादलों में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। वो कंडेंस होते हैं और ऊपर जाकर वो एग्जिस्ट करते हैं एज ए क्लाउड। लेकिन हम जानते हैं कि क्लाउड के अंदर पानी मौजूद होता है जो बाद में बारिश की शक्ल में बरसता है, तो इसलिए हम इसको फिर लिक्विड फेज मान सकते हैं। तो ये कंडेंस है, बेसिकली गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में। तो जब इस तरह चीजें गैसेस कंडेंस होती हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स का जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। यही क्वेश्चन प्लेनेट के एतबार से भी आ सकता है, अर्थ का पूछा जा सकता है, या फिर मून के एतबार से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द साल्ट ब्रिज एक्ट्स एज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड एनोड अलग अलग रीजन होते हैं, दोनों को हाफ सेल्स कहा जाता है। तो आयंस ने मूव करना होता है, तो आयंस मूव करते हैं साल्ट ब्रिज से, तो इसको क्रॉस करके ये मूव करते हैं। तो इस तरह एक वो बैलेंस एनवायरनमेंट जो है वो कायम रहता है। एन एलिमेंट विच इज कॉमन इन कंटेनर्स कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन, और इसको बक्साइट और से हासिल किया जाता है। और कच्च धातु होती है, और को रिफाइन करके मेटल्स लिए जाते हैं। तो ये मेटल है, एलिमेंट है एल्यूमिनियम। इन हाउस होल्ड क्लीनिंग, घरों में जो हाउस क्लीनिंग होती है उसमें अमोनिया को यूज किया जाता है एज ए क्लीनिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया है ये पानी के साथ मिलके बन जाता है अमोनियम ऑक्साइड। अब ये जो अमोनियम ऑक्साइड बनता है NH4OH, ये अमोनियम ऑक्साइड डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, इससे दो तरह के आयंस बनते हैं, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन। ये जो आयन बनते हैं इनमें से अमोनियम आयन बहुत अच्छा एल्कलाइन एजेंट है, ये एक वीक बेस के तौर पर यूज होता है और क्लीनिंग का रोल प्ले करता है। फोटोसिंथेसिस में पौधों के अंदर कौन सा पिगमेंट रोल प्ले करता है? क्लोरोफिल। दिल्ली की जो सल्तनत है ये किस अरसे में रही? 1206 से लेकर 1526 तक। 1206 में इसका आगाज खानदान गुलामा से हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक से, और उसके बाद 1526 यानी कि आप कह सकते हैं कि मुगलों की बकायदा सल्तनत कायम होने से पहले तक। तो इतना बड़ा हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी इन विच बैटल। बैटल ऑफ चौसा में हराया था शेरशाह सूरी ने हुमायूं को, और इसके बाद बैटल ऑफ कनूज में भी हराया था। ये बक्सर के करीब जगह है चौसा, वहां पर ये जंग लड़ी गई थी। Who was the viceroy of India at the time of partition of Bengal? अच्छा, बंगाल की पार्टीशन से रेलेवेंट क्वेश्चन आना ही होता है कि कब हुई? 1905 में। कब खत्म हुई? 1911 में। किसने करवाई? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के दो हिस्से कर दिए थे, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल का जो दारुल हुकूमत है वो ढाका है, वेस्ट बंगाल का जो दारुल हुकूमत है वो कलकत्ता बनाया गया, लेकिन ये बाद में खत्म कर दी गई। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट हुई थी पहली जंग अजीम के बाद, उस्मानी खिलाफत का खात्मा कर दिया गया था, तो उस खात्मे को रोकने के लिए ये खिलाफत मूवमेंट जो है शुरू की गई थी। खाकसार मूवमेंट, अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी की तहरीक। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुसलमानों के हुकूक का, सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना इस सियासी जमात का मकसद था।
बोगरा फार्मूला 1953 में आया। पाकिस्तान में थी यूनिकैमरल गवर्नमेंट, यानी कि एक ही हाउस था जिसे हम नेशनल असेंबली कहते थे, लेकिन बोगरा फार्मूला के तहत दो हाउसेस बन गए, बाइकैमरल गवर्नमेंट आ गई जो कंपैरेटिवली बेहतर है। इसमें नेशनल असेंबली में सीटें रखी गई आबादी के एतबार से, तो ईस्ट पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी, उसकी सीटें ज्यादा, वेस्ट पाकिस्तान की आबादी कम थी, उनकी सीटें कम। लेकिन जो सेनेट था, सेनेट में सबको बराबर नुमाइंदगी दे दी गई। 1971 में पाकिस्तान की एक सबमरीन थी जिसने इंडियन जो नेवी है उनका शिप तबाह कर दिया था खुकरी के नाम से। तो उस सबमरीन का नाम क्या था? उस सबमरीन का नाम हंगूर था। विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, IPPs। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई तो मुल्क में लोड शेडिंग का मसला जो था वो बड़ा ही शिद्दत अख्तियार कर चुका था, तो IPPs का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स है उनको इन्वॉल्व किया गया, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान के गले भी पड़ा हुआ है, ये हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। नेशनलाइजेशन की पॉलिसी कौन लेकर आए थे? जुल्फकार अली भुट्टो। तो इन्होंने सारी जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो खत्म कर दी थी और उनको नेशनलाइज कर दिया था, मतलब जो प्राइवेट बिजनेसमैन थे उनको हटा दिया था और उनकी जगह नेशनलाइजेशन की पॉलिसी आई थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान क्या थे? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बेसिकली मेटलर्जिकल इंजीनियर थे, तो ये इसका ज्यादा अच्छा आंसर बनता है, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि ये एज ए न्यूक्लियर फिजिस्ट भी है, इन्होंने वो भी काम किया। 1973 के आइन में कितनी तरामीम हो चुकी हैं? 26 तरामीम हो चुकी हैं, और ये 26वीं तरमीम जो है इसके अगेंस्ट जो है वो पिटीशन दायर की जा चुकी है और इस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। मे बी ये कालादम करार दे दी जाए। आप इससे रेलेवेंट जो है वो डिटेल्स लाजमी यूट्यूब वीडियोस पे देखिएगा, आपको मिल जाएंगी। परवेज हूद भाई, ये कौन है? न्यूक्लियर फिजिस्ट भी है, प्रोफेसर भी है, एक्टिविस्ट भी है, जो ये इस बात के बड़े हामी हैं कि मजहब को और साइंस को एक ही चश्मे से नहीं देखना चाहिए। नाउ और नेवर पंफलेट 1933 में आया, किसने लिखा था? चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान का नाम भी इन्होंने तजवीज किया। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, बाद में इनकी जब डेथ हुई 1951 में तो वहीं पर इनको दफन किया गया। पाकिस्तान ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल किसके अगेंस्ट जीता था? स्पेन के अगेंस्ट। स्पेन ही होस्ट कर रहा था और 1-0 से फाइनल में से शिकस्त दी थी। किस ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान रनर अप था? 1999 ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान खेला था फाइनल और पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी 8 विकेटों से। विच बॉडी लुक्स आफ्टर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोविंसेस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? तो CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, देखती है कि सूबों को उनके जो हकूक हैं वो बराबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। हाशिर ग्रुप ऑफ कंपनीज और जो PC होटल, ये कौन सा ग्रुप ऑन करता है? ये सदरुद्दीन हाशवानी का ग्रुप है और PC जो है वो इनका फ्लैगशिप होटल ब्रांड है। फीफा वर्ल्ड कप 2030 में कौन से मुल्क होस्ट करने जा रहे हैं? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को, ये 3 मुल्क इसको होस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक टेक्निकल चीज ये भी है कि पहले जो कुछ मैच है, शायद 3 मैच है, वो होस्ट करेंगे साउथ अमेरिका के कंट्री, यानी कि यूरुग्वे, पैराग्वे और अर्जेंटीना, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुए 100 साल होने जा रहे हैं 2030 को, तो 1930 में जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का वो यूरुग्वे में हुआ था। तो उस बात को सेलिब्रेट करने के लिए 3 जो वर्ल्ड कप हैं, पहले 3 मैच वो उनको दिए गए, बाकी के मैच ये होस्ट करेंगे। तो आप गेस कर सकते हैं कि स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, ये मुसलमानों का उंदलस कह लें, मॉडर्न यूरोप के ये 3 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान 2025-26 2 सालों के लिए नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ये बात भी याद करने वाली है। टोटल अमाउंट पाकिस्तान के फेडरल बजट की इस साल की कितनी है? 18.877 ट्रिलियन रुपीस। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, यानी कि आपसे बात वो पूछ ली जा सकती है जो 1 महीना पहले हुई है। तो ये आपने रिसेंट बजट की डिटेल्स जून में आई हैं तो वही पेपर में भी आ गई हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने पहला CBD कहां पे एस्टेब्लिश किया और किस साल एस्टेब्लिश किया? तो पाकिस्तान का जो पहला बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो 2021 में इमरान खान की गवर्नमेंट में ये एस्टेब्लिश किया गया था लाहौर में। हु वाज अ चैंपियन स्नोकर प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान? मोहम्मद आसिफ जो है पाकिस्तान के चैंपियन स्नोकर प्लेयर है। वैसे तो मोहम्मद सजाद भी हैं, लेकिन मोहम्मद आसिफ ऑप्शंस में। मीनिंग ऑफ चीक बाय जौल, बहुत करीब होना, इंटीमेट रिलेशनशिप में होना, इसे कहते हैं चीक बाय जौल। नेक्स्ट है चूज द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ होल्ड अप। होल्ड अप करना मतलब डिले कर देना किसी चीज को। एक कंपाउंड सेंटेंस में कितनी क्लॉजेस होती हैं? एक कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव? एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को, इसके मुकाबले में जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को।
दिस इज आवर लैंड, तो इसमें दिस क्या है, ये दिस यहाँ पे एज ए प्रोनाउन यूज किया गया है। द कैट फेल ऑफ द वॉल, यहां पे ये प्रेपोजिशन यूज होगी ऑफ। माई सुपरवाइजर इजंट स्किल्ड इन कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, माई सुपरवाइजर इज नॉट स्किल्ड इन कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, ये भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। ही इज ग्रीव्ड एट डेथ ऑफ हिज फादर, ये भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। गावा इज रिच इन विटामिन सी, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। चेंज इनटू पैसिवाइज, ही इज पेंटिंग द हाउस इज बीइंग पेंटेड बाय हिम, तो ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। हमने इसको चेंज करना था एक्टिवाइज से पैसिवाइज में। चूज द करेक्ट पैसिवाइज, तो बहुत सारे पैसिवाइज सेंटेंस होंगे, हमें सही वाला चूज करना था, तो सही वाला था ought elsewhere to have been played by them. Choose a grammatically correct sentence. Running down the street, the dog barked loudly. तो यहाँ पे while यूज होना था साथ, while running down the street, the dog barked loudly. Next है father advised his son to get up early in the morning. तो नरेशन चेंज करनी है। ये आपके पास जो है ये पहले इनडायरेक्ट में है, इसको डायरेक्ट में करना है। फादर said to his son, ठीक है, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, तो ये एडवाइस है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चूज द ऑप्शन विद करेक्ट यूज ऑफ द आर्टिकल। शी इज ऑफ ओपिनियन दैट ही इज चीट, शी इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही इज अ चीट, यानी कि द चीट एंड चीट नहीं लगना, अ चीट लगेगा। पैसिवाइज बनाना है, लेट द डिटेल बी डिस्कस्ड, तो ये हमारे पास ऑलरेडी करेक्ट पैसिवाइज है। ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं और कंप्यूटर की चिप्स, ये बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है, इसके लिए सिलिकॉन को यूज किया जाता है। वायरस की फुल फॉर्म, ये वायरस बीमारियों वाला वायरस नहीं है, ये कंप्यूटर वाला वायरस है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीच, तो ये दुनिया का सबसे पहला वायरस दो पाकिस्तानी साइंटिस्ट भाइयों ने बनाया था, ब्रेन के नाम से। तो उसके बाद से वायरस के बड़े जो है फॉर्मेट आ चुके हैं। Which language is primarily used for designing web pages? HTML, hypertext markup language जो है ये यूज की जाती है वेब पेजेस को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डिजाइन करने के लिए। SSD, HDD ये हार्ड की टाइप है, हार्ड डिस्क की। तो SSD जो है ये फ्लैश मेमोरी को यूज करती है, इसलिए ये तेज है। HDD मैग्नेटिक स्टोरेज पे थी, तो ये थोड़ी सी स्लो थी। What is the main difference between an inkjet and a laser printer? क्लियर डिफरेंस है कि inkjet इंक यूज करता है, लेजर जो प्रिंटर होता है ये टोनर और लेजर टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करके यूज करता है। In OSI model, which layer is responsible for encryption and decryption of data? डाटा की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए 6th लेयर यूज की जाती है, जिसको हम प्रेजेंटेशन लेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 30? तो निकाल लेते हैं। 18 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये हमें कैसे पता चला? आप इसको इस तरीके से करेंगे, 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अच्छा, इसी तरह 30 के कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो है 2 3 5। तो अब कॉमन इसमें से ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 विल बी द आंसर। नेक्स्ट हमने सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो अब ये आपके पास ये आपके पास इस तरीके से हो गया, जिस तरह आप करते हो a माइनस बी का स्क्वायर, तो आपके पास ये बराबर आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। अच्छा, अब जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो इसका ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -2। तो अब आप इसको सॉल्व करें, 3 - 2 आपके पास 1 आता है, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 3। अब आप इसको एलसीएम ले लें, 1 3s are 3, 3 आ जाएगा प्लस 1, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 इज योर राइट आंसर। तो अलजेब्रिक वे में आपने इसको सॉल्व करना है और ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, एक कार है 48 किलोमीटर का डिस्टेंस करती है और उसकी स्पीड स्लो है, 12 किलोमीटर/आवर पैदल की स्पीड से ही जा रही है। तो ये कितनी देर में ये डिस्टेंस करेगी? 1 घंटे में अगर 12 किलोमीटर हो रहे हैं तो 48 किलोमीटर करने के लिए डेफिनेटली 4 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर आपके पास सिंपली फार्मूला होता है कि जब आपने टाइम मालूम करना हो कि कितना लग रहा है, तो आपने टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देना होता है स्पीड से। ठीक है, तो ये इन तीनों का आपस में यही रिलेशनशिप है। अगर आपको 2 चीजें पता हो, तीसरी आप मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन y = -x - 1 का स्क्वायर
+4, तो इट कट्स द एक्स एक्सिस एट व्हाट पॉइंट। अच्छा, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, y को 0 कंसीडर कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -x-1 का स्क्वायर +4। अच्छा, अब आप ये करें कि ये जो x-1 का स्क्वायर है इसको आप इस साइड पे ले आए, तो माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस में होगी, ये 4 इधर रह गया। x-1 का स्क्वायर क्या आएगा, x² + 1 - 2x इट इज इक्वल टू 4। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इसका एक और भी तरीकाकार है जो कि कंपैरेटिवली आसान है। उस तरीकेकार के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप इसके दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस साइड पर भी इस साइड पर भी, तो ये हो जाएगा x-1 विच इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब ये जो -1 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो x एक्सिस आपके पास 3 हो जाएगा और y एक्सिस आपके पास 0 हो जाएगा, तो ये 3 0 का सेट बन गया। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शंस आर 8, 18 एंड 24, फाइंड द फोर्थ वन। अच्छा, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8, 18, 24 x, हमें x फाइंड आउट करना है, तो अब आप इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिख लें। 8 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय x। x मालूम करना है, x को इधर ले आए, 24 को इधर ही रहने दें, 8 और 18 को भी उधर ले जाएं, ये इनवर्स हो जाएगा। 8 3 are 24 और 3 को 18 से मल्टीप्लाई करें 54। 54 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 80। अच्छा, मैथ में अब क्या होता है, मैथ में बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आपने क्वेश्चन को जज कर लिया, आपका आगाज ठीक हो गया तो अंजाम भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को जज ही नहीं कर पाते तो आपका वो गलत होता है। तो उसके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको मैथ के क्वेश्चंस की करनी होती है। तो दो नंबर्स हैं, उनका आंसर है 80। सेकंड नंबर इज 12 ग्रेटर देन फर्स्ट, तो ये तो आसान हो गया। अगर पहला नंबर आपके पास x है तो दूसरा है x + 12, तो असल में x में आपने यानी कि फर्स्ट नंबर में जमा करना है दूसरा नंबर और उनका टोटल आना चाहिए 80। तो x + x 2x + 12 इज इक्वल टू 80। 12 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 80 में से जब 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 68। 2 को दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 34। 34 इज आवर राइट आंसर। तो पहला नंबर 34 है, दूसरा ऑटोमेटिकली 34 + 12 46 बन गया। एक बाइसाइकिल है, 4000 उसकी रेवोल्यूशंस हैं। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स व्हील। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करते हैं कि डायमीटर मालूम करने के लिए आप फार्मूला अप्लाई करते हैं, c इज इक्वल टू 2πr, और जहां पर आपको पता है कि जो r है दैट इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय 2, तो c इज इक्वल टू πd। अब आप d मालूम करने के लिए जो पाई है इसको सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से आप इसको मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सीरीज। इस सीरीज को हमने कंप्लीट करना है। 1 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 7, 4 डिवाइडेड बाय 15, 8 डिवाइडेड बाय 31। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक चीज नोट करें तो न्यूमरेटर जो है वो डबल होता जा रहा है। 1 2 4 8, 8 के बाद 16 और फिर 32 आना चाहिए। तो जिसके न्यूमरेटर में 16 है वो आपका राइट आंसर है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस के न्यूमरेटर में 16 है तो डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। ये 3 है, ये 3 × 2 6 + 1 7 है, 7 × 2 14 होता है, 14 + 1 15, 15 × 2 31, 31 30, 30 + 1 31, और 31 × 2 62 आता है, और 62 + 1 63। यानी कि ऊपर फार्मूला लग रहा है कि आपने हर दफा डबल करना है और नीचे फार्मूला लग रहा है कि डबल करने के बाद आपने उसमें एक नंबर ऐड भी करना है। नेक्स्ट है सूरह नूर। सूरह नूर किस चीज के बारे में है? सूरह नूर जो है वो हजा का दर्स देने वाली सूरह है। तो इसमें मर्दों के लिए हुक्म है कि वो नजर झुका के चलें और औरतों के लिए पर्दे का हुक्म है। नेक्स्ट है हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, इनको लिविंग मार्टायर का खिताब दिया गया, यानी कि ऐसे शहीद जो जिंदा है। तो ये किस जगह की बात है? ये जंगे ओहद की बात है। कौन सा यहूदी कबीला था मदीना में जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिश की खंदक गज़वा खंदक में? तो बनु कुरैज़ा ने की और इसकी इन्हें सजा भी मिली। उम्मे रुमान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालदा का नाम है। हजरत आयशा हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, तो हजरत उम्मे रुमान हजरत अबू बकर सिद्दीक की जोजा मोहतरमा है। इन द फेयरवेल सरमन द होली प्रॉफिट डिक्लेयर्ड व्हिच मंथ एज अ सैक्रेड मंथ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल वदा में जिलहज के महीने को रिस्पेक्ट करने का हुक्म दिया था, इसे मुकद्दस महीना डिक्लेयर किया था, और इस महीने के दौरान किसी भी किस्म की जंग पर पाबंदी, हुर्मत का महीना करार दिया था।
हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का जमाना कितना था? ऑलमोस्ट तकरीबन 12 साल। इजिप्ट में कौन सा कैपिटल फातिमी हुकूमत ने बनाया था? तो ये कायरो, जिसे हम काहिरा कहते हैं। और उसके अंदर कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया था? अल अजहर इंस्टीट्यूशन इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट उर्दू के क्वेश्चन है, पापड़ बेलना मतलब बहुत शदीद मेहनत करना, मुशक्कत करना। फेल की इकसाम बिलहाज मानी कितनी है? 3 इकसाम है। ये मानी के एतबार से है। मजाज मुरसल हिस्सा के किस चीज का हिस्सा है? इल्म बयान का। मतलून मिजाज में होना मतलब गैर मुस्तकिल मिजाज होना, आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी का वजूद ना होना। पापी पाप का, भाई का ना बाप का, इसका मतलब होता है कि जो हमेशा मुश्किल में है उसके लिए ये यूज किया जाता है। हम काफिया नसर को नसर मस्जा भी कहते हैं। लाठी मारने से क्या अलग नहीं होता? पानी अलग नहीं होता। मकतूब अलैह से क्या मुराद है? जिसे खत लिखा जाए उसे मकतूब अलैह कहा जाता है। जुए शेर लाना यानी कि मुश्किल काम करना, जुए शेर लाना ये किसी मुश्किल काम के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, अच्छा ये जुए शेर है। नेक्स्ट है, आपकी डैश का सदका है, तो ये है आपकी जूतियों का सदका है। इससे रेलेवेंट एक वो वाकया बयान किया जाता है कि एक शख्स के कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए आए, तो उसने अपने नौकर को कहा कि जब ये सब बैठ जाएं तो आप इनके जूते ले जाकर बेच देना और जो पैसे उसे खाना ले आना। तो वो खाना ले आया, तो वो दोस्त खाते जाते थे और तारीफ करते थे कि बड़ा अच्छा खाना है। तो वो दोस्त साथ साथ हंसता था और कहता था कि ये आपकी जूतियों का सदका है। तो ये उस मशहूर वाक़े से ये बात निकाली गई है। और 100 MCQs कंप्लीट हो गए और पेपर की डिस्कशन कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है इस डिस्कशन से आपको काफी हेल्प मिली होगी। जब भी कोई पेपर हो वन पेपर से रेलेवेंट, तो उसको दोनों तरह से देखा करें, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, उससे पहले की उसके बाद की इंफॉर्मेशन, और उस क्वेश्चन में जितने भी की टर्म्स हो उनसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देखा करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कुछ भी स्किप ना करें, शॉर्टकट ना ढूंढें, मेहनत करें। मैं अगेन रिपीट करता जाऊं आप लोगों के लिए कि जितने भी पेपर्स अभी पेंडिंग है वन पेपर के, तो उनकी तैयारी के लिए न्यू सेशन का आगाज हो रहा है। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0333260545 या फिर 0342447091। इन नंबर्स पर रब्ता करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं, हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और अभी काफी सारे टेस्ट हैं जो पेंडिंग हैं और बहुत सारी सीटें न्यू अनाउंस हुई हैं। और किसी भी किस्म की अनाउंसमेंट के लिए, जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए, पास्ट पेपर्स के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। आप बस उस सीट का नाम लिखिए, आगे पास्ट पेपर लिखकर सर्च करें, आपको वो पेपर इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।